नमस्कार, आप देख रहे हैं वो टुडे। मैं हूं आपके साथ चंदन शुक्ला। आज हमारे साथ सवर्ण आर्मी प्रमुख सर्वेश पांडे जी हैं। पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वो टुडे में। शुक्ला जी, पांडे जी, क्या विचार आया सवर्ण आर्मी बनाने का और क्या उद्देश्य क्या था इसके पीछे? इतना बड़ा संगठन आपने बनाया है, काफ़ी आप काम भी कर रहे हैं, तो क्या उद्देश्य है इसके पीछे और क्या विचार आया ऐसा आप में कि इतने बड़े संगठन को आपने बनाया? देखिए, मैं जब से बड़ा हुआ हूँ, जब से कॉलेज जाना स्टार्ट किया या तमाम और जो अपने गांव में ही भी तमाम संघर्ष करके मैं आगे बढ़ा हूँ और लगातार मैं देखता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं सवर्ण समाज की उपेक्षा होती रही है। सवर्ण समाज हमेशा मुख्य भूमिका में रहा है, सबके सुख दुख में खड़ा रहा है, देश धर्म के लिए लड़ा है, फिर भी सवर्ण समाज की हमेशा उपेक्षा होती रही है। तो वो उपेक्षाएं जो है हमसे बर्दाश्त नहीं है और सवर्ण समाज के मान सम्मान, स्वाभिमान और अधिकार के रक्षा के लिए सवर्ण आर्मी का गठन किया गया है। आपके संगठन में जो निचले तबके के सवर्ण हैं, गरीब सवर्ण, जिसका मुद्दा आप लगातार उठाते हैं, संगठन से क्या उनके उत्थान के लिए क्या प्रयास लगातार किए जा रहे हैं आपके द्वारा या आपके संगठन के द्वारा, उसके बारे में भी बताइए। देखिए, संगठन समाज से बनता है, तो समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़कर हमने एक संगठन का निर्माण किया और जो हमारे समाज के निचले तबके के लोग हैं, हमारा प्रयास रहता है कि जितना भी हो सके अपने समाज के अन्य लोगों से मिल करके उनकी मदद करवाई जाए। अभी पिछले दिनों में मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, बहराइच जिले के पखरपुर ब्लॉक के अंतर्गत एक गांव है बसहिया, उस गांव में एक शुक्ला जी थे, उनकी मृत्यु हो गई दीवार के नीचे दबने से। हमने अपने समाज के लोगों से चंदा इकट्ठा करवा करके उनका घर बनवाया और भी अपने समाज के जो भी इस तरीके से कार्य होते हैं बढ़ चढ़ करके उनकी मदद करने का प्रयास किया जा रहा है। पांडे जी, क्या कोई आगे भविष्य में चलकर कोई राजनीतिक दल बनाने का भी क्या कोई उद्देश्य है आपका? क्या देखिए, हम समाज के हितों के लिए संकल्पित हैं। सवर्ण समाज के लिए हम अपने आप को खपा देने के लिए संकल्पित हैं और आज वर्तमान में जो दिशा और दशा है समाज की, कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमारे समाज को इग्नोर किया जा रहा है, यह बहुत ही दुखद है। और इसके लिए अगर जमीन पर लड़ाई हम लड़ेंगे और वहाँ अगर हमें ऐसा लग रहा है कि सफलता नहीं मिल रही है और समाज के लोगों का अगर आदेश होगा और समाज अगर कहेगा कि नहीं भैया आप अगर सदन में जाइए, तो हमारे लोग सदन में भी जाएंगे, लेकिन वो किसी पार्टी का समर्थन करके नहीं, किसी पार्टी में शामिल होकर के नहीं, हमेशा अपने समाज के साथ और अपने मुद्दों में जाएंगे और समाज के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इस पर एक सवाल हमको याद आया कि विधानसभा चुनाव इस समय चल रहा है, तमाम पार्टियां हैं, क्या इस विधानसभा चुनाव में भी जैसे कि तमाम संगठन जो हैं पार्टियों को छोड़कर कहीं ना कहीं उनका समर्थन किसी न किसी के साथ है, तो क्या सवर्ण आर्मी का या आपकी एक संकल्प क्रांति न्यास के नाम से आपने बनाया था, तो इनका आपके संगठन का भी समर्थन कहीं दिख रहा है किसी पार्टी के साथ जाते सवर्ण आर्मी की आवाज़ को लेकर? सवर्ण आर्मी का समर्थन किसी भी राजनीतिक दल को नहीं है। उसके पीछे एक कारण है, व्यक्ति के व्यक्तिगत हित से समाज का हित बहुत बड़ा होता है और कभी एक व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के चक्कर में समाज की बलि नहीं देनी चाहिए। जो लोग कहीं किसी पार्टी में जा रहे हैं वो उनका अपना निजी मामला हो सकता है और ना ही वो पूरे समाज के अगुवा और ठेकेदार हो सकते हैं। जब कभी किसी ने समाज के लिए अच्छा किया ही नहीं तो हम कहीं क्यों किसी पार्टी को समर्थन करें? जब हमारे समाज के लोग मारे गए, काटे गए, अभी जस्ट की बात मैं कह रहा हूँ, काजल पांडे एक लड़की थी, फूलपुर की रहने वाली थी और प्रयागराज में वो हॉस्टल में रह करके पढ़ाई कर रही थी, उसके साथ गैंग रेप किया गया, गैंग रेप करने के बाद हत्या कर दी गई, लेकिन कोई भी नेता, कोई भी राष्ट्रीय मीडिया उस पीड़ित परिवार के साथ नहीं खड़ा हुआ। अभी जस्ट ये तुरंत की बात है, अगर वहीं पर कोई विशेष जाति या समुदाय की लड़की होती तो पूरे देश में तांडव मच जाता, लोग जमीन पर उतर जाते, धक्का मुक्की करने लगते। तो जब हमारे समाज के साथ कोई नहीं है तो किसी के साथ हम नहीं खड़े होंगे। हमारा जन्म हमारे समाज के लिए हुआ है, हमारी मृत्यु हमारे समाज के नाम पर होगी। हमारे शरीर में जब तक सांस है तब तक निस्वार्थ भाव से सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए लड़ेंगे, किसी दल का कहीं कोई समर्थन नहीं।
आपके संगठन का अभी तक कितना प्रचार प्रसार किन किन राज्यों में देश के या कहाँ तक संगठन पहुँचा? आपके संगठन का कितना व्यापक प्रचार प्रसार अभी तक हो पाया है? कितना सहयोग सवर्ण समाज के लोगों से आपको मिल रहा है आपके संगठन को? देखिए, भारत के 9 राज्यों में हमने प्रभारी नियुक्त किया है सवर्ण आर्मी का। उत्तर प्रदेश के 60 जिलों में हमने संगठन का निर्माण किया है, कार्यकारिणी गठित की है। उत्तर प्रदेश में भी प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। प्रभारी हर जगह जा करके संपर्क करके संगठन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। रही बात सहयोग की, तो अभी जैसी अपेक्षा है उस प्रकार से समाज का सहयोग तो नहीं मिल पा रहा है, लेकिन फिर भी समाज के बहुत से लोग साथ में खड़े हैं और सहयोग कर रहे हैं। सहयोग सिर्फ और सिर्फ आर्थिक नहीं, सहयोग मानसिक शारीरिक हर प्रकार से होता है। और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सहयोग समाज से आर्थिक भी मिल रहा है, मानसिक और शारीरिक तो मिल ही रहा है, क्योंकि लाखों लोग आज चाहे सोशल मीडिया पर ही समर्थन कर रहे हैं, लेकिन वो कर रहे हैं और उसी समर्थन से हमारा मनोबल बढ़ रहा है और हम लगातार समाज के लिए काम कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है जिस तरीके से समाज पर अत्याचार बढ़ रहा है, जिस तरीके से समाज के साथ अन्याय हो रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है और मैं मुखर होकर के बिना डरे बिना हटे में लड़ता हूं समाज के लिए। तो मुझे विश्वास है कि एक दिन पूरा समाज पूरी ताकत के साथ हमारे साथ खड़ा होगा और पूरा समाज हमारा एक दिन मजबूत होगा। मौजूदा सरकार से या अभी तो आचार संहिता लगी है या भविष्य में जो सरकारें आती हैं, क्या सरकार से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? क्या मांगे हैं सरकार से आपकी सवर्ण, क्योंकि आप सवर्णों की आवाज़ बनकर आपने संगठन बनाया है, तो क्या सरकार आने वाली सरकार से या सरकार से आप क्या अपेक्षा रखते हैं कि सवर्णों के लिए क्या सरकार कुछ ऐसा करे जो अन्य, क्योंकि अन्य तमाम जातियां हैं, तमाम संगठन बने हैं और उनकी बात कहीं ना कहीं रखी जाती है और उसको प्रमुखता से लिया भी जाता है, तो सवर्णों की आवाज़ आप बने हैं, तो उस पर आपको क्या सरकार से अपेक्षा है कि सरकार उसको कैसे आगे आपकी आवाज़ को कैसे बुलंद करे? देखिए, सरकार से अब कोई अपेक्षा नहीं, इसलिए अपेक्षा नहीं है क्योंकि देश को आज़ाद हुए 70-75 साल हो गए। और सरकार से, देखिए, सरकार को एक दृष्टि से सभी को देखना चाहिए, वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो, लेकिन सरकार ने सवर्णों के साथ हमेशा पक्षपात किया है, हमेशा भेदभाव किया है। अगर ठेला और रिक्शा वाला सवर्ण है तो सरकार उसको सुविधा व्यवस्था नहीं देगी, और अगर एसी वाला प्लेन वाला पासवान है, यादव है या और किसी भी जात का है तो सरकार उसके लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित करती है। इसलिए बहुत ज़्यादा सरकार से अपेक्षा नहीं, अपेक्षा हमारे समाज से है। मैं अपने समाज से अपेक्षा करता हूं और अपेक्षा ये है कि समाज मेरा संगठित हो, और जिस दिन मेरा समाज संगठित होगा उस दिन सरकारों को हमारी बात माननी पड़ेगी। सवर्ण समाज से बड़े बड़े नेता हुए हैं और तमाम ऐसे पदों पर अभी भी हैं, वो कई बड़े पदों पर देश के सवर्ण समाज के लोग हैं, तो उनसे क्या आपको क्या उम्मीद रहती है या क्या वो उस प्रकार से अपने समाज, क्योंकि जो भी नेता हम देखते हैं, नेता जो अन्य समाज के हैं वो कहीं ना कहीं अपने समाज की आवाज़ को बुलंद जरूर करते हैं, रखते हैं अपने समाज की आवाज़ को, तो जो सवर्ण समाज के बड़े नेता हैं वो कितना सक्षम आपको दिखाई पड़ रहे हैं अपनी आवाज़ को रखने में? और हाल ही में अभी जो है एक सुरेंद्र सिंह जी थे, उनका विधानसभा टिकट भी काटा गया क्योंकि वो कुछ ऐसा बोलते थे, तो इस पर आपका क्या मानना है कि बड़े नेता जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने समाज को आगे लाने में उतना सफल नहीं दिख रहे हैं अन्य समाज के नेताओं जैसे? देखिए, सवर्ण समाज में पैदा होना और नेता बन जाना तो इसका मतलब यह नहीं कि वह सवर्ण हितैषी है, क्योंकि बहुत सारे लोग पार्लियामेंट में हैं। जब SC/ST एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर के कानून बनाया गया तभी सामान्य वर्ग के बहुत से लोग थे, लेकिन किसी ने उसका विरोध तक नहीं किया। तो ऐसे नेताओं से मेरी कोई अपेक्षा नहीं है। रही भैरव प्रसाद मिश्रा और सुरेंद्र सिंह की बात, तो इन लोगों ने जब मुखरता और प्रखरता से आवाज़ उठाई तो इनके आवाज़ को दबाने के लिए इनका टिकट काट दिया गया, इनको उन अधिकारों से वंचित कर दिया गया कि ये पुनः कभी पार्लियामेंट में आवाज़ उठा सकें। और अन्य समाज और जात के जो नेता हैं अपने समाज की बात करते हैं, तो मेरे समाज के नेताओं को भी अपने समाज की बात करना चाहिए और मेरे समाज के नेताओं को यह समझना चाहिए कि अपने समाज की बात करना किसी समाज का विरोध नहीं है, और इसलिए वो अपने समाज की बात करें। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे समाज के लोग या तो डर रहे हैं जो समाज के नेता हैं, या वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अपने समाज की बात करना किसी समाज का विरोध नहीं होता है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने समाज के नेताओं को फिर से बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास पद है, पावर है, तो उसका सदुपयोग करिए, क्योंकि आपका जन्म आपकी जाति में हुआ है, ना कि किसी पार्टी में हुआ है, और मरने के बाद भी आपका दाह संस्कार जो है
आपके जाति के हिसाब से करवाया जाएगा। हम ये नहीं कहते हैं कि आप किसी समाज की उपेक्षा करिए, किसी समाज की बुराई करिए, किसी समाज को गिराने का काम करिए, लेकिन जब आपका समाज गिर रहा हो, आपके समाज के गिराने का प्रयास किया जा रहा हो, तो वहाँ आप पूरी ताकत के साथ खड़े होकर के अपने समाज की बात करिए। और ये गलत नहीं है, ये न्यायोचित बात है, क्योंकि जिस जात में आपका जन्म हुआ है उस जात के लिए बोलना आपका परम कर्तव्य है। अभी हाल ही में तमाम कुछ नेता हैं जो जातिगत जनगणना को लेकर काफ़ी बात रख भी रहे हैं, रैलियों में भी बोल रहे हैं। सरकार से गठबंधन भी इन्हीं शर्तों पर किया गया है। कुछ नेता हैं, उनका कहना है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो इसको लेकर आप क्या, ये जातिगत जनगणना पर आपका क्या मत है? मतलब आरक्षण को मतलब बढ़ावा देना है या क्या भविष्य में इनका क्या मानना है? क्योंकि बार बार ऐसे मुद्दों को रखा जा रहा है तमाम माध्यमों से, इस पर आपका क्या मानना है? देखिए, जो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं और जो ये कह रहे हैं जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उनकी हिस्सेदारी, तो मैं बताना चाहता हूं कि इनकी हिस्सेदारी वहां भी सुनिश्चित होनी चाहिए थी कि जब मंगल पांडे, चंद्रशेखर आज़ाद तिवारी अपने आप को कुर्बान कर रहे थे देश के लिए, इनकी हिस्सेदारी वहाँ भी सुनिश्चित होनी चाहिए थी कि जब महाराणा प्रताप घास की रोटी खा करके अकबर बाबर के आगे झुके नहीं और धर्म को बचाए, आज उसी धर्म के अंतर्गत इनको आरक्षण का लाभ मिल रहा है। अगर काश महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, बाजीराव पेशवा, सुमित्र सिंह जैसे लोग लड़े ना होते तो हो सकता है ये हिंदू ना होते, और जब ये हिंदू ना होते तो हिंदुत्व के नाम पर इनको आरक्षण ना मिलता। रही बात जातिगत जनगणना की, तो जो नेता होगा, जो देश हित के बारे में सोचेगा, वो कभी जातीय जनगणना की बात नहीं करेगा। मैं सर्वेश पांडे सवर्णों की बात करता हूं, लेकिन कभी किसी जात को मैंने गाली नहीं दी। हमने सिर्फ उन्हीं नेताओं का विरोध किया है जिन नेताओं से सामने हमारे समाज को गाली दी है। और हमारा यह सिद्धांत है कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन जो छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। ये जितने भी नेता जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, अगर इनके अंदर तनिक भी नैतिकता बची है, अगर इनके अंदर तनिक भी ईमानदारी है, अगर ये तनिक भी सत्य को फॉलो करते हैं, तो ये आर्थिक जनगणना की बात करें, ये गरीबों की जनगणना की बात करें, ये बेरोजगारों की जनगणना की बात करें। जातियों की जनगणना की बात क्यों कर रहे हैं? जो गरीब हो उसको सुविधा मिलनी चाहिए, जो बेरोजगार हो उसको नौकरी मिलनी चाहिए, कि जातियों को नौकरी और सुविधा चाहिए। या लोकतंत्रात्मक देश है, देश संविधान से चल रहा है, यहाँ सभी को समानता दिया गया है। तो जातीय जनगणना करके, जातीय कानून बना करके देश में सिर्फ जातीय नफरत फैलाया जा रहा है और देश में कहीं ना कहीं गृह युद्ध जैसे हालात पैदा किए जा रहे हैं। तो ऐसे नेताओं पर तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो किसी भी जातीय कानून के समर्थन में है। मैं सर्वेश पांडे हमेशा से सिर्फ इसी का पक्षधर हूं कि जातिगत आरक्षण नहीं, आर्थिक आरक्षण होना चाहिए। फिर चाहे वो पाड़े का लड़का उस आरक्षण के अंतर्गत आए और फिर वो चाहे पासवान का लड़का उस आरक्षण के अंतर्गत आए। तो जातीय जनगणना बिल्कुल गलत है। जनगणना करना है तो गरीबों का करें, गरीब किसी भी जात का हो, क्योंकि सुविधाओं व्यवस्थाओं की आवश्यकता गरीबों को है, न कि जातियों को। आपने लोकतंत्र की बात की कि लोकतंत्र है, इस प्रकार से मतलब जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। हम देखते आ रहे हैं कि जब भी चुनाव आते हैं तो टिकट बंटवारे से लेकर और रैलियों में भी ये जातियों को मुद्दा जरूर बनाया जाता है। टिकट अगर बंटवारा होना है तो विधानसभा में देखा जाता है कि बाहुल्यता किसकी है। इस तरीके से बड़े स्तर से जो जातियों को इतना वो दिया जाता है कि टिकट बंटवारे में भी जातियों का महत्व देखा जाता है। तो ये तो एक व्यवस्था चली आ रही है कि जातियों को देखना कि ये जाति के लोग यहाँ इतने हैं तो इनको टिकट दे दिया जाए, इस तरीके से चुनाव भी लड़ाए जाते हैं। तो ये एक व्यवस्था कैसे ख़त्म हो गया, इसको आप कैसे देखते हैं कि जो एक ऊपर से एक व्यवस्था चली आ रही है? देखिए, ये कहीं ना कहीं समाजवाद की बात करने वाले, राष्ट्रवाद की बात करने वाले, हिंदुत्ववाद की बात करने वाले या मानवतावाद की बात करने वाले नेताओं की असफलता है, जो जातवाद करके उनको टिकट बांटना पड़ रहा है या जात के आधार पर इनको मंत्री और मिनिस्टर बनाने पड़ रहे हैं। जात दामाद चुनने में करना चाहिए, ना कि नेता को चुनने में, क्योंकि चुनाव जो है क्षेत्र में योग्य व्यक्ति का होना चाहिए, ना कि जात के आधार पर किसी का होना चाहिए। मैं इसका कतई समर्थन नहीं करता हूं। किसी भी जात का व्यक्ति अगर योग्य है, उसके अंदर लीडरशिप की क्षमता है, वो नेतृत्व कर सकता है, वो विकास कर सकता है, वो शिक्षा, रोजगार, गरीबी, भुखमरी के खिलाफ लड़ सकता है, तो ऐसे व्यक्ति का चुनाव होना चाहिए, ना कि जातियों का चुनाव होना चाहिए। और ये जो व्यवस्थाएं जब ऐसी ये लोग लागू कर रहे हैं तो फिर ये लोग फर्जी वादे करना बंद कर दें। इन चीज़ों से कह दें कि हाँ, राष्ट्रवाद का मतलब नहीं है, समाजवाद का मतलब नहीं है, हिंदुत्ववाद का मतलब नहीं, मानवतावाद का मतलब नहीं है। क्योंकि जब जातवाद ही करना है तो फिर इन चीज़ों को क्यों कर रहे हैं आप?
जब हर जगह आपको जातवाद ही देखना है तो इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए इन चीज़ों पर ध्यान ना देकर, और मैं आपके इस लाइव चैनल के माध्यम से मैं जनता से भी बताना चाहता हूँ, जातीय नेता को मत चुनिए। आपके दुख दर्द में खड़े रहने वाला व्यक्ति, आपके साथ, आपके लिए जो विकास करे, आपके साथ जो सड़क बनाए, खड़ंजा बनाए, आपके बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाए, ऐसे नेताओं का चुनाव होना चाहिए। जी आप कुछ व्यक्तिगत जीवन के बारे में आपके जानना चाहेंगे कि आपने एक बड़ा संगठन बनाया और काफ़ी राज्यों में, जैसा कि आपने बताया कि काम भी कर रहा है आपका संगठन। आप हमने आपके सोशल मीडिया अकाउंट से जो जानकारी लोगों से मिली कि आप एक सामान्य परिवार से आते हैं, आप लगातार इस बात को कहते भी हैं। इतना बड़ा संगठन आपने बनाया है और तमाम अन्य समाज में भी संगठन ऐसे चल रहे हैं, काफ़ी ऊंचे मुकाम तक अभी जा भी चुके हैं, हम नाम नहीं लेंगे किसी का। इस प्रकार से सर्वेश जी, आपके प्रेरणा स्रोत कौन हैं? कहाँ से आपको ये आपके अंदर आपका मन बना कि हाँ, जबकि ये कोई सामान्य परिवार से होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो नौकरी के बारे में सोचता है, आपने समाज के बारे में, सवर्ण समाज के बारे में इतनी बड़ी सोच किससे प्रेरणा लेकर आपके अंदर ये चीज़ें आई कि आपने एक समाज के बारे में कि हमको सवर्ण अपने समाज का उत्थान के लिए कुछ करना है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, आपने बताया कि आप सामान्य परिवार से, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं सामान्य नहीं, बहुत ही निम्न परिवार से हूँ। क्योंकि मैं जब 1.5 साल का था तभी मेरे पिताजी खत्म हो गए। मेरी माताजी ने बहुत ही संघर्ष झेल करके मुझको पढ़ाया है, तब जा करके मैं आगे बढ़ा हूँ। बहुत गरीबी में पढ़ा हूँ, मेरे पास पैसा नहीं रहता था कि मैं डेली जा करके यहाँ KDC में क्लास अटेंड कर सकूँ। मैं तीसरे दिन और चौथे दिन जब किराया 60 रुपया व्यवस्थित हो पाता था, 30 इधर से और 30 उधर से, 12-15 किलोमीटर में साइकिल चलाता था, तब KDC में मैं पढ़ने जाता था। तो इस तरीके से मेरा जीवन रहा है, लेकिन शुरू से मेरे संस्कार अच्छे रहे हैं। मेरी माताजी ने हमेशा मुझे अच्छा सिखाया, क्योंकि पिताजी मेरे थे नहीं। मैं अपने मामा जी के यहाँ भी रहा हूँ, तो हाँ, मैं वहाँ हनुमान जी की बहुत बड़ी, मतलब हनुमान जी का एक बहुत बड़ा मंदिर था। मैं सुबह शाम हनुमान जी का पूजा करवाता था, और सुबह शाम पूजा हनुमान जी का करता था। मैं शुरू से ही कुछ हमारे गुरुजन ऐसे थे, कुछ लोग गायत्री परिवार से जुड़े थे, और जगहों से जहाँ से कुछ मुझे ऐसी पुस्तकें मिलती थी जिसमें मुझे बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलता था। मैं शुरू से ही विवेकानंद जी को अपना आदर्श मानता हूँ। विवेकानंद जी के वचनों को मैं पढ़ता था, उनसे बहुत सारी चीज़ों मुझे प्रेरणा मिलती थी। तो ये सारी चीज़ें मेरे जीवन में रही हैं, और बहुत सारे दुख तकलीफ़ों को झेल करके मैं आगे बढ़ा हूँ। तब जा करके इस तरीके से मैंने संगठन खड़ा किया। और मैं बताना चाहता हूँ, मैं शुरू से कई छात्र संगठनों में काम मैंने किया है, लेकिन उन छात्र संगठनों में भी कहीं ना कहीं मेरे साथ जातीय भेदभाव किया गया, और हर जगह मैंने देखा कि कहीं ना कहीं सिर्फ कार्यकर्ताओं का शोषण हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि अपनी ऊर्जा को ख़त्म ही करना है, अपनी क्षमता को ख़त्म ही करना है, तो किसी के पीछे लग करके क्यों ख़त्म किया जाए, अपने समाज के लिए लड़ करके ख़त्म किया जाए। इस सोच के साथ मैंने समाज के लिए सवर्ण आर्मी का गठन किया। आपने संगठन बनाया, तमाम मुश्किलें आई होंगी इन रास्तों में। हाल ही में एक मामला संज्ञान में आया था आपके यहाँ जनपद बहराइच में, थाना प्रयागपुर में, कुछ आपके ऊपर ऐसे कुछ मुकदमे का एक आप लगा था, काफ़ी उसमें लोगों का काफ़ी एक सोशल मीडिया पर भी, और लोग आपके साथ खड़े हुए, और जिसका मुद्दा आप लगातार उठाते हैं कि जो सुविधाएं मिली हैं कुछ समाज के लोगों को, या सुविधाएं दी गई थी अपनी रक्षा के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल किसी अन्य रूप में किया जा रहा है, तो उसका वो क्या था पूरा मामला? आपने काफ़ी उसमें लोग भी आपके साथ खड़े होते, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, जो मेरे ऊपर फर्जी SC/ST एक्ट का मुकदमा लगवाया गया था, मैं एक लड़की थी राजा रेहुआ में, 13 साल की क्षत्रिय समाज की लड़की थी, उसके साथ रेप किया गया था, उसकी हत्या कर दी गई थी। मैं उस लड़की को न्याय दिलवाने के लिए उसके घर गया था। उसके घर के बाद मैं अपने मित्र, हमारे सवर्ण आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव ठाकुर शिवम सिंह जी हैं, मैं उनके घर पर गया। रात में मैंने वहीं पर भोजन किया, उसके बाद मैं अपने घर आया। रात में 2 बजे पुलिस थाना प्रयागपुर में यहाँ जो यशो थे ब्रजानंद सिंह, उनके स्टाफ के 8 पुलिसकर्मी थे, साथ में लोग आए हमारे घर से, हमको उठाए जैसे STF उठाती है, थाने पर लेकर गए। बिना कोई कारण बताए हमको धमकी दिए कि आपके ऊपर फर्जी SC/ST एक्ट, बलात्कार, गैंगस्टर, गुंडा एक्ट लगवा दिया जाएगा। मेरे 3.5 लाख फॉलोअर का एक फेसबुक पेज था, उसको इन्होंने डिलीट करवा दिया, ट्विटर अकाउंट को डिलीट करवा दिया गया। थाने के चौकीदार के द्वारा मेरे ऊपर फर्जी SC/ST एक्ट का मुकदमा लगवाया गया, और मुकदमा लगवाने के बाद मुझे काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा, तब जा कर के वो मुकदमा हटवाया गया। और वो मुकदमा ऐसे व्यक्ति के द्वारा लगवाया गया जिसको मैं जानता नहीं था। वो चीज़ें सभी लोग जानते हैं, पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। तो उसी से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप
कल्पना करिए कि सर्वेश पांडे सौड़ आर्मी के मुखिया, जिनके साथ आज लाखों लोग पूरे देश से खड़े हैं, विदेशों में भी अपने कुछ जाने पहचाने वाले भाई लोग हैं, इतने लोग मेरे साथ खड़े हैं और मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा लगवा दिया जा रहा है। तो आप खुद कल्पना कर सकते हो कि उस SC/ST एक्ट का कितना दुरुपयोग किया जाता होगा इस समाज में किसी व्यक्ति को नाजायज प्रताड़ित करने के लिए। आप सवर्ण समाज से हैं, सवर्ण समाज की बड़ी आवाज़ हैं। जो सवर्ण समाज के जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ लोकल की मैं बात करूँगा या और प्रदेश स्तर पे आप जाते हैं, कई राज्यों में आपका संगठन है, जनप्रतिनिधियों का कितना आपको सहयोग मिलता है? क्या आपको वो सराह रहे हैं कि आप इस तरीके से समाज के उत्थान के लिए हैं, जो आपके सवर्ण समाज के जनप्रतिनिधि हैं? कभी बात होती है इन लोगों से या कभी वो आपसे कुछ समझने का प्रयास करते हैं? खैर ना, कभी तो चुनाव के वक्त क्या आपसे संपर्क करते हैं कि फायदे के लिए ही? इनका कितना सहयोग आपको जनप्रतिनिधियों का मिलता है सवर्ण समाज के? देखिए क्या है कि देखो, मैं बहुत ही साफ दिल का आदमी हूँ। मैं क्योंकि देखिए मैं गांव से निकला हूँ और मैं खुद दर्द दुख को झेला हूँ और वो दुख झेलने के कारण आज मैंने इस तरीके से संगठन बनाया है, क्योंकि वो रियल का दर्द है। इसलिए तो कोई इस तरीके से मेरा रहा नहीं है कि मैं किसी नेता के पीछे लगूं या लगने वाली आदत है, ऐसा कुछ नहीं रहा है। मेरा बहुत ज़्यादा नेताओं से बहुत संपर्क भी नहीं, ठीक है। मैं अपने समाज के लिए लड़ता हूँ। जहाँ भी दिक्कत समस्या होती है, चाहे मुझे बस से जाना पड़े, बाइक से जाना पड़े, पैदल जाना पड़े, मैं जाता हूँ, उनकी आवाज़ उठाता हूँ। जितनी मेरी क्षमता है मैं अपनी क्षमता से ज़्यादा अपने समाज के लिए करने का प्रयास करता हूँ। तो बहुत ज़्यादा तो संपर्क नहीं रहा, लेकिन जितना भी संपर्क रहा है अच्छा ही रहा है। जितने भी जनप्रतिनिधि मिले हैं, सामने से हमने प्रणाम किया है, वो हमसे उम्र में अगर बड़े रहे हैं, उन्होंने आशीर्वाद दिया है, हाल चाल पूछा है, बस यही उनका समर्थन रहा है। इससे ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा समर्थन नहीं रहा। सवर्ण समाज को लेकर भविष्य का क्या संगठन है आपका? भविष्य में क्या कुछ बड़ा करने का या कुछ और क्या योजनाएं, कुछ आपकी तैयारियां क्या है सवर्ण समाज के लिए भविष्य में कुछ करने का? देखिए, नीतियां जो होती हैं वो गुप्त होती हैं और नीतियों को मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि मैं जीता हूँ तो अपने समाज के लिए और मरूंगा तो अपने समाज के लिए। विरोध मेरा भी होता है, अन्य समाज में भी होता है, और कुछ ऐसे लोग हैं अपने समाज में वो भी करते हैं। पता नहीं क्यों करते हैं, मुझे ये सब नहीं पता है। लेकिन मेरा लक्ष्य जो है एकदम निर्धारित है। मुझे अपने समाज के लिए कुछ करना है और मैंने कई बार अपने कई भाइयों से भी बताया है कि इस लड़ाई को मैं जीतने के लिए आया हूँ, हारने के लिए नहीं आया हूँ। मैं इतिहास के पन्नों में ये नहीं लिखवाना चाहता हूँ कि सर्वेश पांडे के नाम का कोई युवक आया था और उसने सवर्ण समाज की एक असफल लड़ाई लड़ी। मैं इस लड़ाई को जीतने के लिए आया हूँ। तो इस लड़ाई को जीतने के लिए जो भी करना पड़ेगा हम हर वो काम करेंगे और ये लड़ाई जीतेंगे। हम बिना किसी जाति धर्म का विरोध किए, किसी से भेदभाव किए, हम अपने समाज के हित के लिए लड़ेंगे और जो भी कदम जिन भी परिस्थितियों के हिसाब से हमें उठाना पड़ेगा हम उठाएंगे और इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। देश में जो आरक्षण व्यवस्था है, इसको लेकर आप क्या देखते हैं कि आरक्षण को किस प्रकार से लागू करना चाहिए, या इसको काफ़ी आप इस पर आरक्षण पर आप काफ़ी बोलते हैं, मतलब आरक्षण आपका कहना ये है कि आरक्षण व्यवस्था समाप्त करनी चाहिए या सवर्ण समाज को भी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी मिलनी चाहिए? आरक्षण को लेकर काफ़ी बोलते हैं आप, उस पर एक साफ प्रतिक्रिया कुछ? देखिए, मैं आरक्षण का समर्थक नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि आरक्षण की व्यवस्था एकदम समाप्त कर देनी चाहिए। मैं संरक्षण का समर्थक हूँ। अगर कोई गरीब है तो उसे आप सुविधाएं दीजिए, उसे व्यवस्थाएं दीजिए। कोई बच्चा पढ़ने वाला है उसके लिए फ्री हॉस्टल करवाइए, उसे स्कॉलरशिप दीजिए, उसे पैसा दीजिए। लेकिन जब वो बैठे एग्जाम देने तो बराबर के नंबर पर कंपटीशन होना चाहिए, कि ना कम और ज़्यादा के नंबर पर। क्योंकि आरक्षण से किसी जात का नहीं बल्कि राष्ट्र का नुकसान होगा। क्योंकि आरक्षण से अगर कोई डॉक्टर बनेगा, आरक्षण से अगर कोई मास्टर बनेगा तो कम नंबर पर वो बनेगा, कम योग्यता पर बनेगा। तो वो सिर्फ एक जात विशेष को नहीं पढ़ाएगा बल्कि वो हर एक समाज के बच्चे को, हर एक तबके के बच्चे को पढ़ाएगा। और एक बात बताइए मुझे, सर्वेश पांडे हैं और सर्वेश पांडे के घर के किसी बच्चे को 90% नंबर लाना है, लेकिन हमारे बच्चे को पढ़ाने वाला टीचर जो है आरक्षित वर्ग से है और वो 40% नंबर पर पास होकर के आया है। तो जब उसकी क्षमता ही 90 वाली नहीं है तो मेरे बच्चे को 90 की तैयारी कैसे करवाएगा? मेरे बच्चे को 90 की तैयारी कैसे करवाएगा? इसीलिए मैं आरक्षण का समर्थक नहीं हूं। आरक्षण की व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए, योग्यता को सम्मान देना चाहिए। फिर योग्य चाहे APJ अब्दुल कलाम हो, फिर योग्य चाहे सर्वेश पांडे हो।
एक जो SC/ST एक्ट का अभी आपने अपना ही मामला बताया, ये एक बड़ी समस्या भी रही है, लेकिन इसको अन्य लोग भी बताते हैं। लोग बताते हैं कि अपने सुरक्षा के लिए या जो जाति पाति और छुआछूत की व्यवस्था एक अभी भी लगातार कुछ संगठन बता रहे हैं, जो बहुजन संगठन है, कि ये एक व्यवस्था है कि अभी भी हमको माना जाता है, जैसे आप पांडे जी हैं, कोई अगर पासवान है तो वो आपके साथ बराबरी में नहीं बैठेगा। ऐसी एक बात लगातार कुछ लोग, आप मीडिया में भी देखते होंगे, ये एक जो व्यवस्था है ये कितनी अभी देश में बची है, क्योंकि देश की व्यवस्था को कहीं ना कहीं खोखला करने का काम कर रही है। ये व्यवस्था अभी कितनी इस देश में बची है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए शुक्ला जी, ये जो लोग कह रहे हैं जात पात और छुआछूत, मैं अपना ही अनुभव बता सकता हूँ, दूसरों के बारे में मुझे पता नहीं है। आप कभी हमारे गांव आइए, हमारे गांव में अगर किसी दलित भाई का दामाद आता है तो हम उसे पहुना कहते हैं, अगर कोई हमसे बड़ी है तो हम भौजी कहते हैं, किसी को हम काकी कहते हैं, किसी को चाची कहते हैं। अगर काकी मतलब काकी जमीन पर बैठी हैं और वो बुला ली कि भैया यहाँ आइए, तो हम भी उनके साथ जमीन पर बैठते हैं। तो ऐसा भेदभाव तो ना हमने किया है और ना हमें दिखा है। कभी समय मिले तो आप आइएगा हमारे गांव। हमारे गांव में दलित समाज की अगर कोई दादी हैं, वो बड़ी हैं, वो कहती भैया क्या हाल है, तो हम दादी जैसे कोई जय गुरुदेव बाबा को फॉलो करती है, जैसे सभी का अपना अपना मत है, तो हम उनसे ही नहीं कहते कि आप हमें प्रणाम करिए या आप हमसे जय श्री राम कहिए। वो जय गुरुदेव बाबा को फॉलो करती है, मैं उनसे दादी जय गुरुदेव कहता हूँ। कोई जय श्री राम को फॉलो करता है, भैया जय श्री राम कहता हूँ। कोई जय श्री कृष्णा को कहता तो मैं उनसे जय श्री कृष्णा कहता हूँ। तो ऐसा भेदभाव बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ कुछ है, तो देखिए समस्याएं कुछ हर जगह पर है। मैं आपको बता दूं, आज मायावती हैं, आज रामविलास पासवान का लड़का चिराग पासवान है, तो क्या आप सोच सकते हैं कि हमारे गांव के जो विलास पासी हैं वो जाकर के उनके बराबरी में बैठ सकते हैं? बिल्कुल नहीं बैठ सकते हैं। रामविलास पासवान के लड़के चिराग पासवान को और मायावती को भी चाहे क्रीमी लेयर दलित जो परफ्यूम मार कर जाइए, गोबर और मिट्टी वाला दलित चला जाएगा, खुद वो भगा देंगे। तो इस तरीके से जो भी है, तो ये हर जगह है। भेदभाव अमीरी और गरीबी का है, ना कि कोई जात का है। मायावती को भी तमाम पंडित जी ठाकुर साहब ने प्रणाम किया चुनाव लेने के लिए, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। तो ये इतना बड़ा विषय नहीं है, इसको सिर्फ तोड़ने मरोड़ने का काम किया जा रहा है और एक सिर्फ आरोप लगाया जा रहा है। और ये जितने लोग कह रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या जातियाँ सिर्फ जितने लोगों की आपने बात की, तो मैं अब नाम लेकर ही आपसे पूछ लेता हूँ। जैसे आपका संगठन है सवर्ण आर्मी, एक संगठन है भीम आर्मी, जो काफ़ी समय अपने समाज के लिए या काफ़ी कुछ कार्य इस प्रकार कर रहा है। उनके जो चीफ हैं, जो प्रमुख हैं, चंद्रशेखर रावण या चंद्रशेखर आज़ाद कहिए, वो बहुत अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे दलित बहुजन भाई जो हैं बहुत पीड़ित रहते हैं। सवर्णों से उनकी एक बहुत बड़ी पीड़ा है, और उनके संगठन के बारे में या उन पर आपका क्या विचार है? मैं आपका केवल आपका एक पक्ष जानना चाहता हूँ। देखिए, जैसे सवर्ण संगठन है वैसे दलित संगठन है। मुझे किसी संगठन से कोई नफरत नहीं है। हर एक जाति अपना संगठन बनाए और अपनी जातियों के विकास के लिए काम करे। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है, ये जितने भी संगठन बनाए, चाहे भीम आर्मी हो या भीम सेना हो या बांग्सिप हो, इन्होंने कभी दलितों की गरीबी पर चर्चा नहीं की है। इन्होंने कभी दलितों की भुखमरी पर चर्चा नहीं की है। ये दलितों की गरीबी और भुखमरी से ज्यादा ब्राह्मण कौम विदेशी है, इनका डीएनए यूरेसी है, इस विषय पर चर्चा करते हैं। ये दलितों को रोजगार दिलवाने से ज्यादा सवर्णों को भारत से भगाने पर चर्चा करते हैं। तो चंद्रशेखर रावण हो या मायावती हो या और भी कोई दलित नेता हो, ये अपने समाज के विकास की बात करें तो मुझे खुशी होगी कि अपने तबके के विकास की बात कर रहे हैं। लेकिन ये दूसरे जात को गाली दे रहे हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपने समाज के विकास की बात करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं। यही चंद्रशेखर रावण जो आज दलित हितैषी बन रहे हैं, जब सीए कानून आया तो सीए कानून किसके लिए आया? 23% दलित पाकिस्तान में थे जो दलित हिंदू थे, और उनको मारा गया, काटा गया। आज 1.9% दलित हिंदू पाकिस्तान में बचे गए हैं, और जो दलित हिंदू पाकिस्तान से पलायन किए, हिंदुस्तान में उनको स्थापित करने के लिए सीए का कानून आया। लेकिन वहां पर विरोध कौन कर रहा था? वहां पर चंद्रशेखर रावण जाकर के सीए का विरोध कर रहा था जामा मस्जिद पर। तो फिर ये दलित हितैषी कैसे हो गया? क्या पाकिस्तान का जो दलित हिंदू पलायन करके आया वो दलित नहीं है? जब बंगाल में दलित हिंदू मारा जा रहा है, तब वहां चंद्रशेखर रावण नहीं खत्म हो रहा है, नहीं खड़ा हो रहा है। जब एक विशेष समुदाय के द्वारा दलितों के ऊपर अत्याचार किया जाता है, दलितों की बहन बेटियों के साथ रेप किया जाता है, दलितों के घर को जलाया जाता है, तभी दलित नेता नहीं खड़े होते हैं। लेकिन ये पूरी की पूरी नफरत सवर्णों के खिलाफ फैलाते हैं।
तो इनका उद्देश्य दलित हित नहीं है बल्कि पूरे समाज में जहर घोलना है, और इन्होंने यही काम किया है आज तक। आपने भी बताया कि किस प्रकार वो दलित हितैषी हैं। उन्होंने अपनी पार्टी का पूरा राजनीतिकरण कर दिया है। चुनाव भी वो मुख्यमंत्री जी के सामने इस बार गोरखपुर से लड़ रहे हैं। आपकी भी जो सवर्ण आर्मी है, भीम आर्मी का पूरा उन्होंने राजनीतिकरण कर दिया, दलितों और तमाम सवर्णों। हालांकि वो बात तो दलितों की करते हैं, लेकिन अब राजनीति में जब कोई व्यक्ति उतरता है तो सभी जाति धर्मों की उसको आवश्यकता रहती है, क्योंकि मत तो सभी का पड़ना है। तो इस प्रकार क्या आप देखते हैं कि भविष्य में हम आपको भी ऐसे किसी विधानसभा सीट या किसी लोकसभा सीट से उम्मीदवार के रूप में देख सकते हैं? आपकी सवर्ण आर्मी से, मैं किसी पार्टी का व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ, जिस प्रकार आप मेहनत कर रहे हैं, क्या भविष्य में ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए, मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि चंद्रशेखर रावण हो या किंग जोंग उन हो या अमेरिका का राष्ट्रपति कोई हो, हमें उससे मतलब नहीं। मैं किसी को फॉलो नहीं करता हूँ, ना ही उनके रास्ते पर चलता हूँ। ठीक है, हमारा अपना लक्ष्य है, हमारा अपना संघर्ष और हमारा अपना समाज है। मैं कोई राजनीति के उद्देश्य से समाज की लड़ाई में नहीं जाया। मेरे समाज के लोग प्रताड़ित किए गए, मारा गया, इनको हर जगह इनके अधिकारों का हनन हुआ, इसलिए मैं इस लड़ाई में आया। और वो ये कर रहे हैं इसलिए मैं करूँगा, ये नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि समय परिस्थिति के हिसाब से समाज हित में जो भी कदम उठाना पड़ेगा, हर एक कदम उठाएंगे और सिर्फ समाज के लिए उठाएंगे। हमारा सवाल इस पर था कि आपके पास मैन पावर है, आपका एक जन समर्थन आपको मिल रहा है, लेकिन बात रखने के लिए प्रभावी रूप से, जैसा आप देख रहे हैं कि छोटे मोटे जो संगठन हैं जिनके पास 2 या 4 विधानसभा सीटों पर उनका प्रभाव है, उनकी बात प्रमुखता से सुनी जाती है। हमारा सवाल इस पर था कि आपको क्या लगता है कि केवल जन समर्थन से ही आप जो बात रखेंगे सरकार उसको प्रभावी रूप से लेगी, या उसको राजनीति से जोड़कर जब आप देखेंगे तब जो है सरकार उसको लेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं फ़ायदे देखे जाते हैं। तमाम पार्टियां, समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, जो छोटे छोटे दल इनके साथ हैं, वो कहीं ना कहीं 2-4 विधानसभा सीटों पर उनका जो प्रभाव है उसके नाते उनको जोड़ा गया है। मेरा सवाल इस पर था आपसे। देखिए, सवर्णों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, लेकिन सवर्णों के पास कोई अच्छा नेतृत्व अभी तक नहीं था। उसी नेतृत्व की बात कर रहा हूं। अभी तक कोई अच्छा नेतृत्व नहीं था कि जो सवर्णों को सवर्णों के हितों पर संगठित कर सके। लोग आए तो नेतृत्व करने, लेकिन कोई कहीं किसी पार्टी को समर्थन दे रहा है तो कोई कहीं किसी पार्टी को समर्थन दे रहा है। जबकि हमारा जो समर्थन होना चाहिए हमारे समाज के हितों पर, हमारे समाज के लाभ पर होना चाहिए, और सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए कि किसी ने कह दिया कि मैं आपकी बात मान लूंगा इसलिए मैं समर्थन दे दूंगा। नहीं, वो मेरी बातों को अपने मैनिफेस्टो में डाले, वो हमारे हितों की बात को खुले मन से कहे, वो कहे कि मैं आरक्षण खत्म करूंगा, वो कहे कि मैं SC/ST एक्ट को समाप्त करूंगा, इसमें जांच की व्यवस्था करूंगा, वो कहे कि मैं राष्ट्रीय सवर्ण आयोग का गठन करूंगा, तब हम किसी के साथ खड़े हो सकते हैं, नहीं तो हम किसी के साथ नहीं खड़े होंगे। रही बात चुनाव की या राजनीतिक दल की, सवर्णों का एक बहुत बड़ा वोट है और सवर्णों के उस वोट बैंक को हम संगठित करेंगे, क्योंकि सवर्ण जब तक संगठित नहीं होगा तब तक सवर्ण को न्याय नहीं मिलेगा, सवर्ण को उसका अधिकार नहीं मिलेगा। तो पूरे सवर्ण समाज को संगठित किया जाएगा। अगर हम अभी संगठन का निर्माण चल रहा है, हर जगह लोगों को जोड़ा जा रहा है, जगाया जा रहा है, जो आपसी भेदभाव है उनको मिटा करके सवर्णों को जोड़ा जा रहा है, तो सवर्णों को हम जोड़ेंगे। अगर प्रेशर से बातें सरकार नहीं मानेंगी तो आवश्यकता पड़ी तो अपने समाज के ऐसे लोगों को सदन में भेजा जाएगा जो मुखरता से सदन में भी सवर्ण समाज की आवाज उठाएंगे। एक आखिरी सवाल आपसे, जिस प्रकार आपका संगठन काम कर रहा है अभी देश में और प्रदेश में, कई राज्यों में आपने बताया संगठन काम कर रहा है, भविष्य में किस प्रकार की, अब नीतियां आप नहीं बताइएगा पार्टी की, लेकिन किस प्रकार से क्या योजनाएं हैं कि कहाँ से कैसे क्या संगठन किन किन राज्यों में व्यापक स्तर पर काम करेगा? देखिए, जैसे कि मैं बहराइच जिले से हूँ, उत्तर प्रदेश हमारा मतलब समझिए कि हमारा प्रदेश है, तो पूरे प्रदेश में एक मजबूत संगठन खड़ा हो, इस पर कार्य चल रहा है, हर जगह टीम का गठन हो रहा है, और जो भी मतलब जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर भारत के कुछ जो प्रदेश हैं उन प्रदेशों में कार्य चल रहा है, और हम लोग निरंतर प्रयास करते रहते हैं, मतलब बिना थके बिना रुके प्रयास कर रहे हैं। तो
पूरी ताकत के साथ सौड़ आर्मी को हम खड़ा करना चाह रहे हैं और उसमें हम लोग लगे भी हैं। और मेरा यही प्रयास है कि एक ऐसा ताकतवर संगठन हो समाज का कि जब समाज पर कहीं कोई समस्या आए और वह संगठन एंट्री करे तो शासन प्रशासन सरकार किसी की भी हो उनको हमारी बात माननी पड़े। इसलिए हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं और पूरी ताकत के साथ संगठन को मजबूत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर्वेश जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे सवर्ण आर्मी प्रमुख सर्वेश पांडे जी, जिन्होंने अपने समाज को लेकर या क्या कौन सी व्यवस्थाओं से समाज विशेष समाज प्रताड़ित हो जाता है या किन चीज़ों का दुरुपयोग किया जा रहा है, जो अपने सहयोग के लिए लोगों को सुविधाएं मिली थी उसका दुरुपयोग किस प्रकार किया जाता है, अभी सर्वेश जी ने हमको बताया। बड़ी बेबाकी से आपने अपने संगठन के बारे में, अपने बारे में और भविष्य की कुछ योजनाओं के बारे में बताया। सर्वेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख रहे थे अवर टुडे, मैं आपके साथ चंदन शुक्ला। जय हिंद।